नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पूर्व की क्लास में संविधान के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति टॉपिक पर काफी चर्चाएं की थी। आज जो हमारी मुख्य चर्चा रहेगी वह राष्ट्रपति की कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों से संबंधित रहेगी। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होती है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। इससे पूर्व बच्चों में आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की वीटो पावर, कानून निर्माण की प्रक्रिया एवं आपातकालीन उपबंध एवं ये आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग कब कब और कहां कहां किया गया, साथ में स्पेशल राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन में बहुत शानदार ट्रिक के साथ में आपको पूर्व में बता चुका हूं। आप जो आज पहली बार देख रहे हैं तो पूर्व में जाकर के प्लेलिस्ट में संविधान को ओपन करके आप वहां पर सारी चीजें देख सकते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। आपसे यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, पहले भी कई बार पूछ लिया कि राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का उल्लेख कहां पर कर रखा है। तो ध्यान रखेंगे आप, भारतीय संविधान का आर्टिकल है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है। कोई भी व्यक्ति इसके तहत क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति के यहाँ पर याचिका लगा सकता है, लेकिन बच्चों डायरेक्ट नहीं जा सकता। ध्यान रखेंगे आप, भारत की किसी भी अदालत से सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत कम कर सकता है, बदल सकता है एवं माफ कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है और इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी अदालत से, ध्यान रखेंगे आप, इसके तहत राष्ट्रपति क्या करेगा बच्चों, किसी भी अदालत से सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को, सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को, सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को क्या कर सकता है, तीनों आधारों को आप ध्यान रखेंगे, बदल सकता है, साथ में क्या कर सकता है, कम कर सकता है एवं क्या भी कर सकता है, माफ कर सकता है। तीन आधार यहाँ पर दे रखे हैं, किसी की भी सजा को कम कर सकता है, बदल सकता है और माफ कर सकता है। बच्चों ध्यान रखेंगे आप, और मंत्री परिषद की सलाह से, ध्यान रखेंगे आप, और मंत्री परिषद की सलाह से क्या कर सकता है, मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, तो अनुच्छेद 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से। मैं आपको एक और बात बता दूं पुनः वापस, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह से, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से कार्य करने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। भारत का राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा वो किसकी सलाह से करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। और ऐसा कानून ही कब बना दिया गया, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पर राष्ट्रपति को एक और पावर दी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, ये थी राष्ट्रपति के समाधान शक्ति। अब हम अनुच्छेद 72 के बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्रम से आप इनको ध्यान रखेंगे तो आप सीक्वेंस से आपको सब याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 72 के बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 73 के। तो अनुच्छेद 73 में क्या लिखा हुआ है जरा हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 73 में बहुत बढ़िया और स्पष्ट बात उल्लेखित है कि भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। ध्यान रखेंगे आप, अनुच्छेद 73 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा, इसका मतलब कार्यपालिका का अध्ययन करना होगा। और बच्चों, मैंने पूर्व के वीडियो में सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों के बारे में बहुत बढ़िया और अच्छे से अध्ययन करवा रखा है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप पुराने वीडियो में जाकर के या हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट के अंदर आपको सभी क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां पर संविधान की क्लास ओपन करके आप इन्हें
पढ़ सकते हैं। तो अनुच्छेद 73 में कार्यपालिका शक्ति का ये क्या करेगा, विस्तार करेगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 74, जरा हम इसे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 यूं कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों में सलाह, एडवाइस, ध्यान रखेंगे, सलाह और हेल्प, सलाह और सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या करेगा बच्चों, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। आपको यह ध्यान रखना है कि पीएम की एडवाइस से ये क्या करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोग फटाफट से उत्तर दे देंगे कि मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 74 के तहत करता है। प्रधानमंत्री इन्हें क्या करता है बच्चों, सलाह देता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन मंत्रियों में विभागों का जो बंटवारा करेगा वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। 72 में आपने पढ़ी समाधान शक्ति, 73 में आपने पढ़ी कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। अनुच्छेद 74 में आपने पढ़ी कि सलाह सहयोग प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री की एडवाइस से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। देखो जो मंत्री होते हैं बच्चों, ये क्या है कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि इनको नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो ये त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 74 के बाद हम बातचीत कर लेते हैं आर्टिकल 75। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 75 है ये क्या कहता है, जरा हम इसे भी देख लेते हैं। और अनुच्छेद 75 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रियों के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। और एक सेकंड ग्रेड की परीक्षा में बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया कि भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित या मनोनीत या नियुक्त। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह क्या होता है, नियुक्त होता है। और प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत करता है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अभी बच्चों में राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ रहे हैं तो इनको हम शॉर्ट में पढ़ पाएंगे। बाकी जैसे प्रधानमंत्री टॉपिक होगा तो काफी विस्तार से हम इनकी चर्चाएं क्या करेंगे। तो अनुच्छेद 72, 73, 74 और 75 सीक्वेंस से ध्यान रखेंगे। 72 के अंदर क्या है, समाधान। अनुच्छेद 73 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 में ऐसा लिखा हुआ है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन बच्चों कंडीशन ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं प्रधानमंत्री लोकसभा से ही बने, प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी बन सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा और लोकसभा किसी का सदस्य नहीं है फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की उसे सदस्यता ग्रहण करनी होती है। साथ में ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति तो क्या होता है, निर्वाचित। भारत का राष्ट्रपति होता है निर्वाचित, जबकि प्रधानमंत्री होता है नियुक्त। ऐसी बातें आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 75 के बाद बच्चों अब हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 की। अनुच्छेद 76 भी बहुत बढ़िया बात बताता है कि भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है। तो बच्चों भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है महान्यायवादी। कौन है, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी को भी मैं आपसे अलग टॉपिक में पूरा महान्यायवादी पढ़ाऊंगा, क्या इसकी योग्यता है, क्या कार्यकाल है, शपथ कौन दिलाएगा, बहुत सारी बातें हम करेंगे। लेकिन अभी हम राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के अंतर्गत आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 76 के तहत ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 76 के तहत क्या होगा बच्चों कि ये भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है। राष्ट्रपति क्या करता है कि अपने कार्यों में विधि की न्यायिक सलाह के लिए, मैं एक और लिख देता हूं आपके यहाँ पर, न्यायिक सलाह के लिए, न्यायिक एडवाइस के लिए, न्यायिक सलाह के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। तो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कहां पर किए गए हैं,
महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 76 में किए गए हैं। आप लोग जरा ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार को, भारत के राष्ट्रपति को क्या करता है, न्यायिक सलाह विधि की जानकारी देता है। और ये सा पद क्या है बच्चों, महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख है। इसके बाद अनुच्छेद 79 में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका, संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही वहां पर लिखा गया है अनुच्छेद 79 के तहत कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होगा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 79 में। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 80 की धारा 4। अनुच्छेद 80 की धारा 4 में आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये राष्ट्रपति की मनोनयन शक्ति कहां से ली, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की मनोनयन शक्ति कहां से ली है बच्चों। तो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है, ये मनोनयन शक्ति हमने ली है आयरलैंड से। कहां से ली है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की मनोनयन शक्ति कहां से ली, हमने आयरलैंड से ली। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य। बच्चों ये 12 सदस्य किससे संबंधित होना चाहिए, कला, साहित्य और विज्ञान। आप लोगों से का प्रश्न गलती करवा सकता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। अगर राष्ट्रपति के विषय में बात की जाएगी तो इन तीनों शब्दों का आप ध्यान रखेंगे, कला, साहित्य और विज्ञान, ये 3 प्रावधान है। राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा वह कौन कौन से होंगे, कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित और विज्ञान से संबंधित। इन 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करेगा, मनोनीत करेगा। बच्चों आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें खेल नहीं होगा क्या, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें खेल सम्मिलित नहीं है। खेल किसमें आ जाता है, कला में आ जाता है। लेकिन आप जब विधान परिषद पढ़ेंगे तो वहां पर सहकारिता शब्द और जोड़ दिया गया है। यहाँ पर सहकारिता का भी उल्लेख नहीं है, केवल 3 ही आधार हैं, कला, साहित्य और विज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जबकि विधान परिषद के अंदर समाज सेवा और सहकारिता भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर ऐसा कोई भी उल्लेखित नहीं है। तो ये है बच्चों राष्ट्रपति की मनोनयन पावर, आप लोग जरा ये भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 80 के बाद बच्चों अब हम बातचीत करते हैं डायरेक्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 की, अनुच्छेद 85 की। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षाओं में क्रिएट होते हैं। अनुच्छेद 85 में क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया अच्छी नॉलेज है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जरूर आपके काम आएगी। क्योंकि एक प्रश्न की वजह से, ध्यान रखेंगे आप, एक प्रश्न की वजह से हजारों छात्र नौकरी लग जाते हैं और एक प्रश्न की वजह से हजारों छात्र नौकरी लगने से वंचित हो जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान देकर के गंभीरता के साथ इनका अध्ययन करना है। आर्टिकल 85 की हम बातचीत कर रहे हैं। अनुच्छेद 85 के तहत आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। क्या कर सकता है, संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि संसद के सत्र को आहूत करने का कार्य किसका है, तो बच्चों संसद के सत्र को आहूत का मतलब होता है बुलाना। संसद के सत्र को आहूत करने का कार्य है राष्ट्रपति का। संसद के सत्र को सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान का मतलब बच्चों समाप्त। तो आहूत और सत्रावसान का कार्य किसका है, ये कार्य है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति को ये कार्य कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो राष्ट्रपति को ये कार्य आर्टिकल 85 के तहत दिया गया है। संसद के सत्र को आहूत कर सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, एक सत्र में, ध्यान रखेंगे आप, एक सत्र में कई बैठकें होती है। एक सत्र के अंदर क्या होते हैं, कई बैठकें होती है। मैं संसद के पूरे तीनों सत्र आपको बताऊंगा जब हम संसद पढ़ेंगे। तो एक सत्र के कई बैठकें होती है और बच्चों बैठकों का क्या किया जाता है, ध्यान रखेंगे, बैठकों का स्थगन किया जाता है। स्थगन का मतलब होता है रोकना। एक सत्र में कई बैठकें होगी, बैठकों का क्या किया जाता है, स्थगन। और ध्यान रखेंगे आप, बैठकों के स्थगन का अधिकार किसको होता है, लोकसभा अध्यक्ष को। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से आपका हो सकता है।
कि संसद के अंदर जो बैठक होती है, संसद के सत्रों में जो बैठक होती है, उस बैठक को स्थगन का कार्य किसका है? वो है लोकसभा अध्यक्ष का। जैसे बच्चों अभी मानसून सत्र आएगा और मानसून सत्र के अंदर जैसे बैठक सत्र आएगा, पूरा सत्र हो जाएगा, लेकिन उसमें कई सारी बैठकें होंगी और उन बैठकों का क्या कर सकते हैं? स्थगन। लेकिन ये अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद के सत्र को आहूत और सत्रावसान का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 अपने आप में बहुत बढ़िया अनुच्छेद है और यहाँ से कई बार परीक्षाओं में नॉलेज के प्रश्न पूछे गए। आपको नॉलेज है या नहीं, आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं, ये आपका परीक्षक आपको जांचता है और ऐसी स्थिति में आप क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। फेल क्यों? क्योंकि आपने रट लिया और रटेंगे तो परीक्षा में नंबर घटेंगे। बच्चों आपको रटना नहीं, समझना है। हम बातचीत कर रहे हैं संयुक्त अधिवेशन की। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आप लोग ध्यान रखेंगे आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाएगा। बच्चों ध्यान रखेंगे संयुक्त अधिवेशन 3 कंडीशन में ही बुलाया जाएगा। कितनी कंडीशन में? 3 कंडीशन। सबसे पहली बार तो आप ध्यान रखेंगे साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर। ध्यान रखेंगे आप, साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर। अब मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं साधारण विधेयक के बारे में, और साधारण विधेयक पर अगर मतभेद हो जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। सेकंड नंबर पर आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, जैसे हमारा वर्ष समाप्त होता है तो प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, स्टार्टिंग में, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में भी क्या किया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और बच्चों एक और बात आपको ध्यान रखनी है, नई लोकसभा के गठन के बाद, नई लोकसभा जैसे बनती है तो नई लोकसभा के गठन के तुरंत बाद भी क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का बारे में प्रावधान है, और संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन कितने कारणों से बुलाया जा सकता है? केवल 3 कारणीय ध्यान रखेंगे। सत्य असत्य वाले प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। नंबर 1, साधारण विधेयक पर मतभेद हो गया हो प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में और नई लोकसभा के गठन के बाद। लेकिन बच्चों यहाँ से फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? आप लोगों से अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? बच्चों लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे आप, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा, ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बच्चों संयुक्त अधिवेशन में प्रथम अभिभाषण कौन देगा? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे संयुक्त अधिवेशन में प्रथम अभिभाषण कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। लेकिन बच्चों फिर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अभिभाषण देगा राष्ट्रपति, इसको कौन लिखेगा? तो ये संयुक्त अधिवेशन का प्रथम अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित होता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसे कौन लिखेगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मंत्रिपरिषद इसे लिखेगी और राष्ट्रपति प्रथम जो अभिभाषण में इसे क्या करेगा? पढ़ेगा, इस अभिभाषण को पढ़ेगा। तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में आप ध्यान रखेंगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके काम आ सके।
बच्चों 108 के बाद अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 110। ध्यान रखेंगे आप, अनुच्छेद 110 में क्या है, धन्य विधेयक के बारे में चर्चाएं कर रखी हैं, तो मैं आप लोगों को अभी यही थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। और अनुच्छेद 110 की अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा क्या गया है कि जो धन्य विधेयक है ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। आप लोगों से पूछा जा सकता है अनुच्छेद 110, और अनुच्छेद 110 में किसका उल्लेख है, धन्य विधेयक। और धन्य विधेयक में राष्ट्रपति को क्या पावर दी गई है, ध्यान रखेंगे आप, धन्य विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि अनुच्छेद 110 के तहत इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। धन्य विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। इस बात का उल्लेख कहां पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में। लेकिन बच्चों कोई विधेयक धन्य विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन्य विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षा में क्रिएट होते हैं कि कोई विधेयक धन्य विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। बच्चों इसके बाद अनुच्छेद 111 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो पावर के विषय में अलग ही वीडियो मैंने आपको दिया था, वहां पर मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं आर्टिकल 123 के कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं। तो अध्यादेश, ध्यान रखेंगे आप, अध्यादेश, राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। और यहाँ से कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ रखे गए हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति कौन से अनुच्छेद में है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 123 और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वो कौन से अनुच्छेद में करता है, 123 में। आप ध्यान रखेंगे अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जैसा अभी सिस्टम है वर्तमान में कोरोना की वजह से, और अगर हमारे देश को क्या हो बच्चों, कानून की आवश्यकता हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को कानून की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। ध्यान रखेंगे आप, ये राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा ये एक तरह से मिनी कानून कहलाता है, और ये उसी रूप में कानून के रूप में कार्य करेगा जिस रूप में संसद कानून बनाती है। इसके वही प्रावधान होंगे, ये उसी रूप से प्रभावी होगा जितना संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है, उतना ही राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावी होगा। और ये एक तरह से क्या होता है, मिनी कानून। लेकिन बच्चों ये कब तक चलेगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये संसद की प्रथम बैठक, इसके बाद वापस संसद की बैठक तो होगी सही, तो संसद की प्रथम बैठक, संसद की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह तक, प्रथम बैठक से 6 सप्ताह तक। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कब तक लागू रहता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे संसद की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश लागू रहता है। अब तो देखो संसद की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं, 42 दिन, और 6 माह में कितने दिन हुए, 180 दिन। और आप 180 और 42 को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर होगा बच्चों 222 दिन। क्या उत्तर होगा, 222 दिन कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा। प्रश्न किस प्रकार होगा, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी होगा, 222 दिनों तक। इसे यूं भी कर सकते हैं संसद की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह तक। तो बच्चों आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 143। देखो हमारे यहाँ पर मुहावरे कैसे बनते हैं।
आप लोगों को पता है, आपको कोई पसंद आ जाता है तो हम बोलते हैं 1 4 3, अब वो वापस से क्या बोलते हैं, सेम टू यू। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिसे भी 1 4 3 बोले वो आपसे सेम टू यू बोले, और अगर उसने आपसे वापस सेम टू यू बोल भी दिया तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसके सेम टू यू को माने। और अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो अनुच्छेद 1 4 3 आपके समझ में आ गया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 4 3 मेरे ख्याल से ये एक वर्तमान समय में नव बालकों के लिए, किशोरों के लिए एवं नव जवानों के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। तो मुहावरे का उद्भव कहां से होता है, ये दिया है बच्चों भारतीय संविधान ने 1 4 3। और 1 4 3 में क्या है, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति। 1 4 3 में क्या है, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति। अब राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति कौन से अनुच्छेद में, 143 में। आप ध्यान रख लेंगे कि जैसे आपको ऐसे हो गया तो आप परामर्श तो लेंगे ना, और परामर्श लेने के लिए क्या बोलेंगे, 1 4 3। तो राष्ट्रपति भी परामर्श के लिए क्या करेगा, 1 4 3। मतलब अनुच्छेद 1 4 3 में क्या है, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से, ध्यान रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकता है, परामर्श मांग सकता है। ध्यान रखेंगे आप, भारत के मुख्य न्यायाधीश से एडवाइस मांग सकता है। लेकिन जैसे आप भी किसी से क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, लेकिन अगला बंदा परामर्श दे या नहीं दे ये जरूरी नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ध्यान रखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया ये परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। आप जिसे भी 1 4 3 बोल रहे हैं वह सेम टू यू बोलने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग रहा है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश परामर्श के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न सत्य असत्य कथनों में बढ़ रखे हैं। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि चलो ठीक है, राष्ट्रपति ने परामर्श दे भी दिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया ने परामर्श दे भी दिया, तो भी राष्ट्रपति इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति भी परामर्श को मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। आपने किसी से 1 4 3 बोला और उसने वापस सेम टू यू बोल दिया तो आप उसे मानो, ये बाध्य नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर लागू होती है बच्चों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर परामर्श दे भी दिया तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा हुआ था बच्चों 1992 के अंदर, ध्यान रखेंगे आप, 1992 के अंदर राम मंदिर का मामला था। तब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, इन्होंने राम मंदिर मामले के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया से परामर्श मांगा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने परामर्श देने से मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो बच्चों आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पुनः हम इनकी शक्तियों को जरा आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियां करता है। मैंने प्रारंभ में बताया था कि मैं राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। विशेष अधिकारों की भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियां करता है। यहाँ से भी परीक्षा में काफी सारे प्रश्न क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति नियुक्तियां, राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, हम पढ़ रहे हैं नियुक्तियां, राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। नंबर एक, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे नंबर एक कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से, और यहाँ पर मंत्री परिषद का सीधा अर्थ प्रधानमंत्री होगा, सलाह आते ही ध्यान रखेंगे। मंत्री परिषद की सलाह का शाब्दिक करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह। तो मंत्री परिषद की सलाह से, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ध्यान रखेंगे आप, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है, मंत्री परिषद की सलाह से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है।
बच्चों सेकंड नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि इस मुख्य न्यायाधीश की सलाह से सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अन्य न्यायाधीशों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। क्योंकि हम राष्ट्रपति की नियुक्तियां पढ़ रहे हैं तो जरा आप लोग ध्यान रख लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह से? ये मंत्रिपरिषद की सलाह से। फिर इस मुख्य न्यायाधीश की सलाह से सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। बच्चों आपको मैं बता दूं, जैसे वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश बैठते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, इनमें से एक तो क्या हो गया? मुख्य न्यायाधीश। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो बच्चों ये 33 क्या हो गए? अन्य न्यायाधीश। और इन 33 की भी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह से? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम ध्यान रखते हैं, आप यहीं से देख लेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी यही करेगा। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, इनके न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी भारत का राष्ट्रपति करता है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट इसकी नियुक्तियां पढ़ते हैं। और शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट भी होते हैं, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेगा, ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करेगा? तो वही वापस से मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। मैं नेक्स्ट लिखता हूं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह से करता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। बच्चों ये राजदूतों की नियुक्ति करेगा। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारे जो राजदूत होते हैं, इन राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राजदूतों की नियुक्तियां भी कौन करेगा बच्चों? राजदूतों की नियुक्तियां भी हमारा राष्ट्रपति ही करेगा। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राज्यों में किसकी नियुक्ति करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और राज्यपाल की नियुक्तियां भी कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्तियां भी बच्चों भारत का राष्ट्रपति ही करता है। जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से एडवाइस ली जाएगी। संबंधित राज्य के चीफ मिनिस्टर से, ध्यान रखेंगे, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर से क्या ली जाएगी? सलाह ली जाएगी। अब देखो यहाँ पर केवल समझने की बात है कि भारत का राष्ट्रपति कार्य करेगा तो कोई भी कार्य करे मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। तो वापस से आप इसको दोहरा सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह एवं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यों में क्या करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। कौन? भारत का राष्ट्रपति। बच्चों इसके बाद ध्यान रखना है आपको कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करेगा। हमारे देश की जो विश्वविद्यालय है, इन विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। आप लोगों को जरा ये भी ध्यान रखना है। बच्चों इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं लिख देता हूं,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करेगा। जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आर्टिकल 323 आप लोग ध्यान रख लेंगे, क्योंकि इन सभी को मैं वापस से पढ़ाऊंगा, इसे नहीं पढ़ाऊंगा कि ये भी पढ़ा देंगे अगर समय मिला तो, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा, इस बात का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 323 के अंदर। बच्चों इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे आर्टिकल 341 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एसटी के आयोग के अध्यक्ष की, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 341 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कमीशन होगा उसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। बच्चों अनुच्छेद 342 की अगर हम बातचीत करते हैं तो 342 में शेड्यूल कास्ट, ध्यान रखेंगे आप, अनुसूचित जाति और जनजाति, तो अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। एक बार आप इसका भी ले ले, फिर हम जरा इसे और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों इसके बाद आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 148 में आपको पता होगा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 141 के तहत CAG, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। आप लोगों को जरा ये भी ध्यान रखना है। बच्चों को मैं जरा आप लोगों को साथ में ही बता देता हूं राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का उल्लेख कहां पर कर रखा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 विशेषाधिकार। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का उल्लेख कहां पर कर रखा है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 361 को आप लोग ध्यान रखेंगे कि पद पर रहते हुए इनके मान, सम्मान और उपलब्धियों में कमी नहीं कर सकते। इनके खिलाफ आप लोग फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। साथ में ही बच्चों धन विधेयक के संचित निधि कोष है, इसके अलावा अर्थ से संबंधित कोई भी मामला है तो इसकी सलाह यहाँ पर आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 71 अनुच्छेद 71 भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अनुच्छेद 71 में क्या है? अनुच्छेद 71 में इस बात का उल्लेख है, क्योंकि मैं इसे उपराष्ट्रपति पढ़ाने के बाद बताता, लेकिन चलो ठीक है बता ही देता हूं, मन में आ गया मेरे कि नहीं बच्चों को बताना चाहिए। तो अनुच्छेद 71 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, इनके चुनावों से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाएगा तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 71 में है। बच्चों राष्ट्रपति की तमाम शक्तियां एवं संपूर्ण राष्ट्रपति को हम अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को राष्ट्रपति भवन की जानकारी दूंगा। ऐसे बच्चे जो आज ही हम लोगों से जुड़े हैं, इससे पूर्व की वीडियो नहीं देखिए, आपको बहुत अच्छी और समझ में आएगा, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं। साथ में बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।